हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया का मेरापी ज्वालामुखी एक बार फिर से फूट गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्वालामुखियों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ ज्वालामुखी होते क्या हैं। तो दोस्तों ज्वालामुखी भूपटल पे जो हमारी धरती है, जो हमें सरफेस दिखाई देता है, उस पर एक प्राकृतिक छेद होता है, होल होता है, जिसमें से पृथ्वी के अंदर का जो पिघला हुआ पदार्थ है वो बाहर निकलता है। और इस पिघले हुए पदार्थ के साथ ही उसमें से राख, भाप और गैस, अन्य चीज़ें भी उसमें से इसके साथ ही निकलती हैं। तो अब दोस्तों बात ये आती है कि जो पिघला हुआ पदार्थ है जिसे हम लावा कहते हैं, तो ये लावा आखिर आता कहाँ से, ये है क्या चीज़। तो इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जो हमारी पृथ्वी है, जैसा कि आप जानते हैं कि वह अपने लगातार रोटेट करती है, घूमती रहती है। और जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी का जो क्रोड है, जो उसका इनर भाग है, उस पर बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। मतलब उसका टेम्परेचर जो है, जो तापमान है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए दोस्तों वहाँ पर जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं निकिल और लोहा, क्रोमियम आदि इस प्रकार के जो उसमें तत्व पाए जाते हैं, वो तत्व सॉलिड फॉर्म में नहीं होते हैं, वो लिक्विड बन जाते हैं, वो एक द्रव के रूप में हो जाते हैं। और वही जब अंदर पृथ्वी के क्रोड के अंदर, पृथ्वी के अंदर जब ये चीज़ें इतनी प्रेशर के साथ होती हैं और इसमें इतना टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कहीं पर भी इंटरनल डिस्टर्बेंस होने के कारण जब ये बाहर की ओर फूट कर निकलते हैं, तो यही एक लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है। लावा मीन्स एक मॉल्टन, बिल्कुल पिघला हुआ, आप समझ सकते हैं। जैसा कि कई बार आप लोगों ने सड़कों को बनते हुए देखा होगा, और सड़कों पर बनने के लिए दोस्तों आपने ज़रूर देखा होगा काले काले रंग का एक तारकोल होता है और उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर बिल्कुल पिघल जाता है। तो उसी प्रकार का ये जो होता है लावा होता है। और ये लोहे, मूल रूप से लोहा, निकिल और मैग्नीशियम और भी इस तरह के कई उसमें धातुएँ होती हैं, और उसी का यह मॉल्टेन भाग होता है, बिल्कुल से पिघला हुआ भाग होता है। उसी को जब वो पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं, और जब वो पृथ्वी से बाहर निकलता है किसी भी ज्वालामुखी के थ्रू, तब हम इसको एक लावा कहते हैं। और जो ये निकलता है बिल्कुल नदी की तरह बहने लगता है, तो इसको हम लावा की नदी कहते हैं। दोस्तों बता दूं कि मेरापी में जो इस वक्त निकला है, ज्वालामुखी फूटा है, उसमें से जो लावा निकला है वो अभी तक का सबसे ज़्यादा तेज़ निकलने वाला लावा है मेरापी ज्वालामुखी में, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। अब दोस्तों बात ये आती है कि आखिर ज्वालामुखी का स्वरूप कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि इसमें एक पहाड़ी नुमा बन गया है। तो दोस्तों ये पहाड़ी नुमा पहले नहीं बना होता है। यह जो है कि जैसे ही उसमें से लावा निकलता है और वह फिर पिघलता जाता है धीरे धीरे, तो वो ऊपर से एक शंकु का, एक कोन का आकार लेता जाता है, वहाँ से निकलता जाता है। तो यही धीरे धीरे दोस्तों चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। और जो आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक शॉर्टकट में कि जो आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती हैं, उनका निर्माण इसी प्रकार के ज्वालामुखी के लावा जब बाहर निकलता है और वह जब ठंडा हो जाता है तब वह चट्टानों का रूप ले लेता है। और इस प्रकार से जो चट्टानें बनती हैं वो कहलाती हैं आग्नेय प्रकार की चट्टानें। और आग्नेय चट्टानों के टूट फूट से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी जो मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, और इसमें कपास की खेती बहुत ही अच्छे ढंग से होती है। तो इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से ही होता है। तो दोस्तों अब बातें हो गई ज्वालामुखी के बारे में। अब जान लेते हैं कि पूरे संसार में, विश्व भर में जो ये ज्वालामुखी हैं, ये इनकी वितरण कैसा है, ये पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। तो इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि प्रशांत महासागर जो है उसमें जो द्वीप हैं और उसके किनारे किनारे जो महाद्वीप हैं, उन्हीं क्षेत्र में ही पूरे संसार का लगभग 90% ज्वालामुखी उसी क्षेत्र में स्थित है। और दोस्तों इस क्षेत्र में पाए जाने वाले ज्वालामुखियों को अगर एक पॉइंट्स को अगर जोड़ते जाएं, तो हम जैसा कि इस फिगर में भी देख पा रहे हैं कि वह एक रिंग का रूप ले लेगा, एक वो वलय का रूप ले लेगा। इसीलिए इस क्षेत्र को फायर ऑफरिंग या अग्निवलय के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि दोस्तों आप इस मैप में भी देख पा रहे होंगे कि यह पूरे साउथ अमेरिका का जो पोर्शन है वो
इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और जो भी साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ तक ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है और एक वृत्ताकार रूप लेता जा रहा है। तो दोस्तों यह जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर का परिमेखला है, उसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे ज्वालामुखियों के प्रकार। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों बेसिकली ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जागृत ज्वालामुखी, दूसरे हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा है शांत ज्वालामुखी। तो आइए इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी। तो सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें अधिकतर एक निश्चित क्रम के बाद, एक निश्चित समय के बाद, साल 2 साल 5-10 साल के बाद एक उद्गार होता रहता है। तो ऐसे ज्वालामुखियों को सक्रिय ज्वालामुखी कहे जाते हैं। और इस प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं वो दुनिया भर में लगभग 500 इनकी संख्या है। और उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो इटली का स्ट्राम्बोली और एटना, ये जो द्वीप हैं, ये दुनिया में जो है कि सक्रिय ज्वालामुखी के एक ज्वलंत उदाहरण है। अगला है सुषुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वोल्केनो। दोस्तों ये उस प्रकार के ज्वालामुखी हैं जिनमें काफ़ी लंबे समय से कोई जो है कि उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन उसमें उद्गार होने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार के जो वोल्केनो होते हैं उनको सुषुप्त वोल्केनो कहते हैं। और इसके जो विशेष उदाहरण हैं वो आपको मैं बता दूं कि भूमध्य सागर में स्थित वेसुवियस और जापान में फ्यूजियामा और काराकटुआ, इसके बाद फिलीपींस में मेयान नामक भी इस प्रकार का एक ज्वालामुखी है जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। सुषुप्त ज्वालामुखी को दोस्तों अगर आप और भी बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो आप अगर कभी बैंक में आप ध्यान दें तो आपका बैंक अकाउंट हो और उस बैंक अकाउंट को बहुत लंबे समय से 2, 4, 5 साल से उसमें आप कोई ट्रांजैक्शन अगर ना कर रहे हो और फिर आप बैंक में जाएं तो देखेंगे कि उसमें कोई मतलब उसको एक सुषुप्त अवस्था में डाल दिया जाता है और बैंक का जो मैनेजर है वो आपसे बोलेगा कि आपका बैंक अकाउंट डोरमेंट में डाल दिया गया है, सुषुप्त अवस्था में डाल दिया गया है, मतलब वो शांत है, उसमें अभी कोई क्रिया नहीं हो सकती है। जब फिर आप इसके बाद उसमें जो भी उसकी बैंकिंग के रूल हैं वो आप जब पूरा करेंगे तब वो दोबारा एक्टिव होता है। तो इसी तरह से दोस्तों डोरमेंट वोल्केनो भी है, उनमें भी जब कोई प्रक्रिया अभी बिल्कुल वो सुषुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है लेकिन उसमें जो है कि उद्गार होने के चांसेस हैं। बढ़ते हैं अगले की तरफ और अगला है दोस्तों शांत या एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और इस प्रकार का वोल्केनो या ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं दोस्तों जिसमें बहुत ही लंबे समय से 100, 200, 500 सालों से उसमें कोई उद्गार नहीं हुआ है, कोई उसमें विस्फोट हुआ ही नहीं है और निकट भविष्य में उसमें कभी भी विस्फोट होने की कोई संभावना भी बची नहीं है। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उन ज्वालामुखियों को हम जो है शांत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट, बिल्कुल आउट हो गए हैं। जिस तरह से आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट अभी वो बिल्कुल आपका क्लोज नहीं हुआ है, वो डोरमेंट में डाल दिया गया है। तो जब उसको क्लोज कर दिया जाएगा तो वो शांत या एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और इसके जो प्रमुख उदाहरण है दोस्तों वो हैं म्यांमार में स्थित पोपा ज्वालामुखी, साथ ही अफ्रीका महाद्वीप में स्थित तंजानिया देश में स्थित किलीमंजारो जो है, इसके बाद चिम्बो राजो जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, इसके बाद कोह सुल्तान और देवबंद जो कि ईरान में स्थित है। तो ये सभी ज्वालामुखी जो हैं दोस्तों ये शांत या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अब हम दोस्तों विश्व के कुछ प्रमुख जो ज्वालामुखी हैं उनको इस सूची के माध्यम से उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इसमें आप देख भी रहे होंगे कि फ्यूजियामा जो जापान में है, वेसुवियस इटली में, स्ट्राम्बोली भी इटली में, इसके अलावा कराकाटुआ इंडोनेशिया में, किलीमंजारो तंजानिया में, देवबंद ईरान में, मौना लोआ हवाई द्वीप जो कि यूएसए में स्थित है, इसके अलावा कैटोपेप्सी इक्वेडर, तो सेंट हेलेंस यूएसए, कराकाटुआ इंडोनेशिया, माउंट कैमरून, माउंट कीनिया या जो कि कीनिया में स्थित है। तो इस तरह के दोस्तों बहुत से महत्वपूर्ण जो कि कई एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और अभी आगे जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसमें भी इस जो सूची है इसका बहुत ही यूज होगा, तो इसको आप ज़रूर से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वोल्केनोज के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्ट्राम्बोली जो कि एक भूमध्य सागर में स्थित एक ज्वालामुखी है। तो दोस्तों इस संदर्भ में बता दूं कि भूमध्य सागर के सिसिली
द्वीप में यह स्थित है। और इस ज्वालामुखी की खासियत क्या है कि इसमें से नीचे से, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि गैसें या फिर लावा और बहुत सी चीज़ें निकलती रहती हैं, तो नीचे से जो गैस निकलती रहती है शायद वो ज्वलनशील गैस होती होगी, इसी वजह से ये हमेशा जलती रहती है। और जब यह जलती रहती है तो दूर से अंधेरे में बिल्कुल एक लौ की तरह दिखाई देती है, एक लाइट की तरह दिखाई देती है। तो दैट्स द रीज़न कि इस स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है उसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी या फिर भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो है कोटापैक्सी, और यह कोटापैक्सी दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर नामक देश में स्थित है। अगला है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीप है हवाई द्वीप, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है जैसा कि आप जानते हैं। और इस द्वीप पर स्थित मोना लोआ नामक ज्वालामुखी जो है वह संसार का सबसे बड़ा, जबकि किलायू नामक ज्वालामुखी संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और यह दोनों ही ज्वालामुखी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित हैं। आगे बताता चलूँ दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, जबकि माउंट इरेबस नामक एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है। और साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि बाल्टिक सागर में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, जबकि हमारे देश भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड में अभी तक का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वह है ओलंपस मॉन्स, और यह मंगल ग्रह पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों ओजस डेल सेलेडो नामक संसार का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, और यह एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। जबकि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एंडीज पर्वतमाला पर ही एकांकागुआ नामक एक शांत ज्वालामुखी है, जो कि अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा भी था। तो यह भी एंडीज पर्वतमाला पर ही है। इसके साथ ही बताते चलूँ दोस्तों कि एंडीज पर्वतमाला दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, और इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। ज्वालामुखियों से रिलेटेड ही एक और भी टर्म है दोस्तों, और वह है गीजर या हॉट स्प्रिंग। दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है पूरी धरती में कि कई जगहों पर ऐसे स्रोत होते हैं जहां से गर्म पानी हमेशा निकलता रहता है, और यह एक निश्चित अंतराल पर कई जगह पर फुहारे के रूप में भी निकलता है। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क है वहाँ पे, और उस पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल नामक हॉट स्प्रिंग। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड कई बार दोस्तों क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखियों से संबंधित क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है माउंट एटना क्या है, और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों एक पर्वत, एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी या फिर एक पठार। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आपको पढ़ा है कि माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह इटली में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड ज्वालामुखी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ स्थित है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अलास्का में, इटली में, हवाई में या फिर जापान में। और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि यह क्वेश्चन वर्ष 2005 में यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड हवाई। और इसके लिए दोस्तों हम अपनी उस लिस्ट में आपको ले चलते हैं, और ये देखिए विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, और यहाँ पर ये है मोना लोआ जो कि हवाई द्वीप में स्थित है। और हवाई द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, उसी से संबंधित है। मोना लोआ उदाहरण है। तो मोना लोआ किसका उदाहरण है? जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट सक्रिय ज्वालामुखी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप ऑप्शंस में देख रहे होंगे
कि यहाँ पर एक तरफ ज्वालामुखी का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ देश का नाम दिया हुआ है कि किस देश में यह स्थित है। तो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन पहला है दोस्तों एटना इटली, सेकंड है फ्यूजियामा जापान, थर्ड है पोपा म्यांमार और फोर्थ है क्रकातोआ मलेशिया। तो दोस्तों जैसा कि आप पहले भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ऊपर के तीनों ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं और चौथा जो ऑप्शन है क्रकातोआ मलेशिया यह गलत है, क्योंकि क्रकातोआ जो ज्वालामुखी है यह मलेशिया में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में स्थित है। और यह क्वेश्चन भी दोस्तों एसएससी के एग्ज़ाम में वर्ष 1995 पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन है अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं अटलांटिक परिमेखला, हिंद परिमेखला, प्रशांत परिमेखला या फिर आर्कटिक परिमेखला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड प्रशांत परिमेखला। इस संदर्भ में दोस्तों पहले भी मैंने आपको बताया है कि प्रशांत महासागर में और उसके आसपास के जो भी देश हैं वहाँ पर ही दुनिया के लगभग 90% ज्वालामुखी पाए जाते हैं और इन्हीं सभी ज्वालामुखियों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये वृत्ताकार रूप ले लेते हैं। तभी इस पूरे क्षेत्र को जो है कि रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों एटना, क्रकाताओ, स्ट्रोम्बोली या फिर वोल्केनो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड स्ट्रोम्बोली। इस संदर्भ में दोस्तों पहले भी मैंने आपको बताया है कि भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है इसमें प्राकृतिक रूप से नीचे से गैस निकलता है और वह एक लौ की तरह जलता रहता है, जिसकी वजह से यह एक लाइट जैसा दिखाई देता है और इसी कारण से इसको जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। और दोस्तों साथ ही बता चलूँ कि यह क्वेश्चन NDA 2012 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। और दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं चिली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फिलीपींस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट सेंट हेलेंस जो है वो USA या संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और यह क्वेश्चन IAS एग्ज़ाम वर्ष 2005 में पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। और दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में या फिर कैस्पियन सागर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट बाल्टिक सागर। और यह क्वेश्चन भी दोस्तों IAS एग्ज़ाम वर्ष 2001 में पूछा जा चुका है। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, और यह क्वेश्चन RRB, ASM और गुड्स गार्ड एग्ज़ाम में वर्ष 2003 में आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि पृथ्वी के नीचे पिघला हुआ सेल जो होता है वह क्या कहलाता है। और आपके ऑप्शंस हैं बेसाल्ट, लैकोलिथ, लावा या फिर मैग्मा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड मैग्मा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी के नीचे जो भी धातुएं हैं वह ताप और दाब बहुत ही ज़्यादा होने के कारण वह पिघली हुई अवस्था में होती हैं, और यही पिघली हुई अवस्था की जो धातुएं हैं वह ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर निकलती हैं, और यह पिघली हुई धातुएं जब पृथ्वी के अंदर रहती हैं तब इनको मैग्मा कहा जाता है, और जब यह ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकलती हैं तब इसको लावा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों इक्वेडोर, जापान, दक्षिण अफ्रीका या फिर कनाडा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इस सूची में भी आपको दिखाया था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट इक्वेडोर। केटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है वह इक्वेडोर में स्थित है, और इक्वेडोर जो है वह साउथ अमेरिका का देश है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। और दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं केटोपैक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या फिर विसुवियस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड किलायू। और यह क्वेश्चन दोस्तों UPPCS वर्ष 2009 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अब,
और क्वेश्चन है ओल्ड फेथफुल गीजर जो कि प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता रहता है, यह कहाँ अवस्थित है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों आइसलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इसी से रिलेटेड है और क्वेश्चन है येलो स्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? और ऑप्शंस हैं दोस्तों वही ऑप्शंस हैं आइसलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका भी आंसर वही होगा, सेम आंसर ही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यह क्वेश्चन भी दोस्तों CPO एग्ज़ाम में वर्ष 1992 में पूछा जा चुका है। अब बारी है दोस्तों आपसे आज का प्रश्न पूछने का। तो आपका प्रश्न है दोस्तों इक्वेडोर देश किस महाद्वीप में स्थित है? और दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप। हमेशा की तरह दोस्तों अगर वीडियो आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर इस वीडियो में अब तक मिल चुका होगा और इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों इस संदर्भ में आपको बता दूं कि इस फेसबुक पेज में जो है कि आपको क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, साथ में उसका आंसर भी दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। तो दोस्तों इसी नोट के साथ अब आपसे विदा लेता हूं और आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।